नमस्कार साथियों, सुरवा क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। अपनी भूआकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलूप है उसकी चर्चा कर रहे हैं। आज अपन देखने वाले हैं मुख्य रूप से हिमानीकृत स्थलूप। तो हिमानिया मुख्य रूप से अपरदन से कौन से स्थलूप बनाती है वो क्लास तो पहले अपन ने डाल दी है। अब है निक्षेपण स्थलूप, यानी निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियां जो हिमानिया है वो बनाती है, उस पर विस्तार से चर्चा अपन करने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को शुभारंभ करते हैं कि जब नाव जल में छोड़ दी तूफान ही में मोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, कहे मृत्यु को वरदान ही। हरिवंश राय बच्चन की कविता बहुत शानदार है कि कहे मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, फिर जीत क्या फिर हार क्या, फिर जीत क्या फिर हार क्या। तो तय कर लिया अपने की जिंदगी में सक्सेस होना, सफल होना है, तो फिर डर किस बात का है। तो देखते हैं क्लास में हिमानीकृत स्थलाकृतियां, हिमानी निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, उस बिंदु को अपन विस्तार से। चलो, क्या है हिमानीकृत निक्षेपित स्थलूप, तो सभी साथी हो जाएं तैयार। हिमान द्वारा निक्षेपित स्थलूप में सबसे पहले लिखा है ग्लेशियल ड्रिफ्ट। ये कुछ शब्द है। ग्लेशियल ड्रिफ्ट किसे कहा जाता है, तो हिमानियों के द्वारा मलबे के निक्षेप से बनाए गए स्थलूप जो है वो ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहलाते हैं। तो इसमें होता है कि हिमानी द्वारा अपरदित किए गए पदार्थ जैसे शिलाखंड, रेत, बजरी, कंकड़, पत्थर आदि जो कहीं पे इनको स्टोर कर दे तो उसको अपन क्या कहेंगे, ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लेशियल ड्रिफ्ट। ठीक है। और उसके बाद में इनका निक्षेपण हो जाता है कहीं ना कहीं, तो उसको अपन टिल कहते हैं। तो हिमानी द्वारा निक्षेपित अवसाद जो वर्गीकृत नहीं किए जा सकते, जिनको एक कोई शेप नहीं दे सकते अपन, तो ऐसे अवसाद को अपन मुख्य रूप से क्या कहते हैं, टिल कहते हैं। तो ग्लेशियल ड्रिफ्ट जो आकता है कंकड़, पत्थर, मिट्टी जो भी है जहां कहीं भी स्टोर हो जाते हैं, तो इनका मुख्य रूप से जब क्लासिफाइड ये नहीं होते, इनका क्लासिफिकेशन अपन नहीं कर सकते, उस कंडीशन में इनको अपन बोलते हैं टिल। क्या बोलते हैं, टिल। तो बहुत बार शब्द आता है कि हिमानी टिल किसे कहते हैं, तो हिमानी द्वारा प्रभावित किए गए रेत, बजरी, कंकड़, पत्थर और शिलाखंड है या जो मृतिका है, उस चूर्ण का अनियमित निक्षेप जो होता है उसको अपन टिल कहते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से इसको अपन डिफाइन कर देंगे। फिर आता है हिमानी द्वारा निक्षेपित स्थलूप कौन कौन से बनते हैं, तो सबसे पहले अपन देखेंगे हिमोड। हिमानी के द्वारा जल प्रवाह के साथ में बहाकर लाए गए जो अवसाद है उसको अपन जलोढ़ कहते हैं, जिससे जलोढ़ मैदान बनते हैं। तो वैसे ही हिमानी द्वारा प्रवाहित करके लाए गए मलबे के निक्षेप से बने जो मैदान होते हैं वो हिमोड कहलाते हैं। दूसरा आता है ड्रिमलिन। ये भी हिमोड के निक्षेप से अलग अलग शेप में जब मलबा डिपोजिट हो जाता है तो अलग अलग आकृतियां बनती है। अभी डायग्राम से अपन देखेंगे और बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। एस्कर कैसे होते हैं, तो एक कटकनुमा संरचना बन जाती है। ड्रमलिन होता है जो एक प्रकार से अंडे की टोकरी नुमा संरचना बन जाती है। अनेक ड्रमलिनों के मिलने से ये जो इस तरह की सी शेप यदि बन जाती है, तो इस तरह की शेप जो होती है मुख्य रूप से ड्रमलिन कहलाती है। इस प्रकार की लंबी सी शेप बन जाती है, काफी लंबी होती है ड्रमलिन से, इसको एस्कर कहा जाता है। केम एक प्रकार से यह कहें तो जो आइस के खंडों से युक्त, आइस से युक्त एक प्रकार से गड्ढा होता है जिसको केम कहते हैं। कैटिल, जब केम की बर्फ पिघल जाती है तो कैटिल का निर्माण होता है। और उसके बाद में हिमाती धौत मैदान आउटवाश होता है। मुख्य रूप से जो हिमोड है उसके प्रवाह से दूर दूर तक जब विभिन्न प्रकार के अवसाद का निक्षेपण हो जाता है तो उससे बना जो प्लेन एरिया जो होता है मुख्य रूप से उसको हिमानी धौत या आउटवाश कहते हैं। तो ये प्रमुख 6 स्थलाकृतियां जो है हिमानी के द्वारा निर्मित होती है, हिमानी के अपरदन से निर्मित होती है। ठीक है, सॉरी, निक्षेपण से निर्मित होती है। अपरदन की बात तो पहले अपन कर ली थी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हिमोड। तो ये मोरेंस क्या होते हैं मुख्य रूप से, तो हिमनद अपने साथ बहाकर लाए गए अवसाद जैसे कि बारीक मिट्टी, गाद, कंकड़, पत्थर, शिलाखंड आदि का निक्षेप करता है और यह निक्षेप ही हिमोड कहलाता है। तो हिम के द्वारा जैसे जलोढ़ जल के द्वारा बहाकर लाया गया अवसाद, तो हिमोड हिम नदी द्वारा, हिमानी द्वारा बहाकर लाया गया अवसाद, बहाकर लाया गया अवसाद या मलबा,
ठीक है ना। तो उसको अपन क्या कहते हैं, हिमोड कहते हैं। बेसिक सी बात है, कोई ज्यादा है नहीं। लेकिन इसके टाइप मिलेंगे आपको, 3 टाइप मुख्य रूप से इसके मिलते हैं। तो होता है कि पार्श्वी अंतिम हिमोड होता है, एक होता है मध्यस्थ हिमोड, एक होता है पार्श्विक हिमोड, है ना। तो इनको अपन बारी बारी से देखते हैं। हिमोड के 3 प्रकार होते हैं। अब कई कई जगह आप देखते हैं तो इसके 4 प्रकार भी आते हैं। तो 4 प्रकार, जो चौथा प्रकार है ना, उसके साथ में जो मध्यस्थ हिमोड है इसके साथ लिखा होता है तलस्थ हिमोड, तलस्थ हिमोड। अब मध्यस्थ और तलस्थ जो हिमोड होता है ना, इसमें कोई विशेष डिफरेंस नहीं होता। तो मैंने कई बुक्स पढ़ने के बाद में ये तय किया है कि इसके 3 टाइप ही करते हैं अपन, अंतिम हिमोड, मध्यस्थ हिमोड और पार्श्विक हिमोड। जो मध्य है उसको में ही तलस्थ हिमोड आ जाता है। डायग्राम से अपन समझेंगे। तो जब पहला जो है वो है अंतिम हिमोड, तो जब हिमानी अवसाद को हिमानी धोत के अंतिम सिरे पर जमा कर देती है, अंतिम भाग पर जमा कर देती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, अंतिम हिमोड कहते हैं। ठीक है ना। और जब यही मलबा हिमानी के मध्य में जमा हो जाए, तो इसको अपन लिखेंगे जब अवसाद जो हिमानी के द्वारा भाग कर लाया गया है, हिमानी की तली में या मध्य भाग में जमा हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे, मध्यस्थ या तलस्थ हिमोड कहेंगे, मध्यस्थ हिमोड या तलस्थ हिमोड कहते हैं। तो ये मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि मध्यस्थ और तलस्थ कौन सा होता है। अभी डायग्राम के द्वारा हम और देख लेंगे। फिर आता है तीसरा प्रकार, तीसरा है पार्श्विक हिमोड। तो जब हिमानी, इसमें क्या होता है, जब हिमानी के किनारों पर, पार्श्व यानी किनारा होता है, किनारों पर अवसाद जमा हो जाए, अवसाद जमा हो जाए, तो ये निक्षेप पार्श्विक हिमोड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पार्श्विक हिमोड कहलाते हैं। ठीक है। तो 3 टाइप अपन ने देख लिए साथियों, मुख्य रूप से अंतिम हिमोड, मध्यस्थ या तलस्थ हिमोड और पार्श्विक हिमोड। ठीक है ना। 3 टाइप इसके मुख्य रूप से होते हैं। अब ये यहां मैं आपको बताऊंगा, ये एक डायग्राम आपके समक्ष है, उसमें अपन देखेंगे कि ये जो हिमनद है मुख्य रूप से, ये इसका पहाड़ी शीर्ष है। इसको यदि मैं लिख दूं तो ये शीर्ष है, यहां से हिमनद है, इन शीर्षों से नीचे की ओर इस प्रकार से ये हिमनद की दिशा है। ठीक है। इस ओर ये हिमनद जो है प्रवाह होता है। ठीक है। ये प्रवाह होता है हिमनद इस ओर। ठीक है। और एक निश्चित क्रम इसका बन जाता है। तो ये शीर्षों से हिमनद नीचे की ओर प्रवाह होता है। ये मुख्य हिमनद यहाँ पे, यहाँ से इधर से अपन आता हुआ देख रहे हैं, तो ये मुख्य हिमनद है। फिर ये इधर घूम रहा है, इस ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक है। ये एक प्रकार से कहे तो ये मुख्य हिमनद है, ये दूसरा इसका सहायक हिमनद है। ठीक है। तो ये हिमनद हो सकता है मुख्य और दूसरा सहायक हिमनद है। अब होता क्या है, ये हिमनद आगे की ओर प्रवाह हो रहा है। अब बीच में ये जो एक हिमनद दूसरे हिमनद बीच में ये पार्श्व किनारा नजर आ रहा है, आपको आ रहा है। तो यहां जो निक्षेप हो रहा है, इस किनारे के पास में यहां आपको ये निक्षेप नजर आ रहा है, ये वाला निक्षेप इस किनारे के दोनों ओर का, ये जो यहां पे जो हिमोड है, तो इसका नाम क्या हो गया,
पार्श्विक हिमोड, क्योंकि एक ये हिमनद है ना, इस हिमनद के मुख्य रूप से इस किनारे पर निक्षेप हो रहा है तो ये पार्श्विक है। इसको हिमनद मान ले कि ये इधर से ये हिमनद आ रहा है तो इसके किनारे के इस किनारे के ऊपर जो यहाँ पे निक्षेप हो रहा है तो इसको अपन कहेंगे पार्श्विक हिमोड। हिमोड हिम के द्वारा भाग कर लाए गए अवसाद का जमाव, ठीक है। और उसके बाद में अपन देंगे तो यहां जो निक्षेप नजर आ रहा है ये इसके मुख्य रूप से इसके मध्य भाग में, क्योंकि ये हिमोड है प्रवाहित हो रहा है इधर आगे, तो इसके मध्य में यहां जो निक्षेप हो रहा है, यहां निक्षेप, तो इसको अपन क्या कहेंगे मध्यस्थ या तलस्थ हिमोड, मध्यस्थ या तलस्थ हिमोड कहेंगे, क्योंकि ये तली के अंदर मुख्य रूप से निक्षेपित हो जाता है। मध्यस्थ और तलस्थ में कोई डिफरेंस नहीं होता साथियों, इसलिए इसके 3 टाइप मैंने बहुत जगह पढ़ने के बाद मैंने एक विद्वानों की पुस्तक पढ़ी, एनसीईआरटी आरबीसी पढ़ा, तो वहां देखा गया है कि तलस्थ और मध्यस्थ में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंतिम सिरे पर यह हिमनद से बह रहा है तो यहां अंतिम सिरे पर यहां जो निक्षेप आपको नजर आ रहा है अवसाद का, तो ये जो निक्षेप है ये वाला निक्षेप है, इसको बोलते हैं अंतस्थ हिमोड। क्या बोलते हैं? अंतस्थ हिमोड कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में मुख्य रूप से 3 संरचनाएं इसकी होगी, मध्यस्थ हिमोड, पार्श्विक हिमोड और अंतस्थ हिमोड, ठीक है। तो 3 टाइप इसके मुख्य रूप से अपने देखे हैं। डायग्राम से मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए कि पार्श्विक कौन सा होता है, मध्यस्थ कौन सा होता है और अंतस्थ कौन सा होता है। फिर दूसरी जो स्थलाकृति यहां बनती है मेरे दोस्तों, वो कौन सी बनती है? उसका नाम है ड्रिमलिन। तो ड्रिमलिन मुख्य रूप से मैंने अभी कहा था किस तरह की शेप होती है, तो ड्रिमलिन जो होता है कुछ इस प्रकार की सी शेप होती है, इस प्रकार की सी शेप यदि कहीं बनती है ना, इस प्रकार की सी शेप कहीं बनती है तो इसको मुख्य रूप से किस नाम से पुकारते हैं? ड्रमलिन के नाम से पुकारते हैं। यह ड्रमलिन बनता है, ठीक है। तो इस तरह की शेप जहां कहीं भी आपको नजर आती है तो वो ड्रमलिन होता है मुख्य रूप से। तो एक आधा कटा हुआ अंडा जो होता है ना, उसके समान इस तरह की शेप इसकी नजर आती है ना, तो इसको अपन ड्रमलिन कहते हैं। ये कैसे बनता है? जब गोलाशी मृत्तिका के जमाव टिल्ले जो ये ड्रमलिन होते हैं, जो गोलाशी मृत्तिका के जमाव के टीले होते हैं, ठीक है ना भाई, जमाव है मृत्तिका के टीले ही है, यहाँ पे जो गोलाशी मृत्तिका है उसके निक्षेप से एक टीला बन गया, ठीक है। तो ये उल्टी नौका या कटे हुए अंडे के समान प्रतीत होते ही है। हिमनद की ओर वाला ढाल तेज होता है, विपरीत जो ढाल होता है वो इसका मंद होता है। अब एक ढाल इसका तेज होता है, जैसे मान लिया इधर से हिमनद आ रहा है इस प्रकार से, तो इधर ये ढाल जो इसका मंद आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हिमनद प्रवाह है, ये ढाल है ना इसका थोड़ा सा तेज होगा, समझ गए। तो ये ढाल इसका तेज होता है और ये ढाल जो होता है इसका मंद होता है। आपने पढ़ी होगी भेड़ पिट्ठी का सेल पढ़ी थी ना अपने अपडन से, ठीक है, वही यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर जो विपरीत ढाल जो था ना भेड़ पिट्ठी का सेल के अंदर, ये जो तेज ढाल था, ये जो अपने हिम प्रवाह जो था, हिमानी जो प्रवाह था उसके ठीक विपरीत था, है ना। यानी इस ओर तेज ढाल था, जिस ओर हिमानी चल रही थी उस ओर तेज ढाल था, इसके सामने वाला जो है वो तेज ढाल है, सम्मुख वाला, ठीक है। तो इसमें विपरीत ढाल जो होता है वो मंद होता है। इसकी ऊंचाई और लंबाई क्रमशः ये 7 से 10 मीटर के आसपास में ऊंचे हो सकते हैं और 32 किलोमीटर तक लंबे हो सकते हैं। तो काफी लंबी श्रृंखला इनकी हो सकती है, तो काफी लंबे हो सकते हैं और 7 से 10 मीटर के आसपास में ये ऊंचे भी हो सकते हैं। क्या? ड्रमलिन। अब देखो ये शेप है ड्रमलिन की, यह एक डायग्राम मैंने बनाया कि मुख्य रूप से ये हिमानी क्षेत्र है, यहाँ से हिम जो मुख्य रूप से प्रवाहित होकर के इस ओर आ रहा है। ये जो यहाँ पे आउटवाश बना है पूरा पूरा हिमानी धोत मैदान बन गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आउटवाश बन गया है, हिमानी धोत बन गया है, ठीक है। यहाँ हिमानी से जो अवसाद है उसके काफी दूर दूर तक जमा होने से एक पेनी प्लेन बन गया है, ठीक है, स्नो प्लेन कह सकते हैं इसको अपन। और यहाँ से हिमानी इस ओर प्रवाहित हुई है। इसमें अपन देखते हैं बीच बीच में ये खड़ी अंडे नुमा जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वाली संरचना आपको नजर आ रही है। तो ये संरचना जो मुख्य रूप से क्या कहलाती है? ड्रमलिन कहलाती है। इस तरह की संरचना यदि बीच बीच में अवसाद के जमा होने से इस तरह का टीले नुमा निक्षेप यदि हो जाए, किसका? मलबे का, तब संरचना जो बनती है उस निक्षेप से बनती है, वो ड्रमलिन कहलाती है। क्या कहलाती है? ड्रमलिन कहलाती है। फिर यहाँ आपको ये वाला नजर आ रहा है, ये बीच बीच में, इसको अपन हिमोड कह देंगे, क्योंकि हिमोड ही है,
इसके साथ प्रवाहित होकर के यहां कुछ जमा हो गया, ये क्या है, एक प्रकार का हिमोड है, ठीक है ना। तो ये हिमोड, और ये हम कह सकते हैं इसको मध्यस्थ या तलस्थ हिमोड, ये वाला, और ये अंत में यहां यदि कोई हिमोड इकट्ठा होता है, इस भाग के अंदर कोई हिमोड यदि इकट्ठा होता है तो ये इसको अपन, यहां यदि कोई हिमोड है तो अंतस्थ हिमोड इसको अपन कह सकते हैं, समझ गए ना। तो इस तरह से ये संरचना जैसी यदि बनती है तो डायग्राम क्या कहते हैं, उसको ड्रमलिन कहते हैं, ठीक है। अगली संरचना बनती है साथियों एस्कर। अब ड्रमलिन के समान ही एस्कर होता है, फर्क ये होता है कि एस्कर काफी लंबे बनते हैं, काफी लंबे संरचना यदि इस प्रकार से कटक के रूप में, कटक नुमा संरचना, कटक नुमा जमाव यदि हो जाते हैं कहां पे, हिमानी क्षेत्रों में, तो इस तरह की संरचना जो है वो क्या कहलाती है, एस्कर कहलाती है। क्या कहलाती है, एस्कर। तो ये काफी लंबे चौड़े होते हैं, यानी सैकड़ों किलोमीटर लंबे हो सकते हैं, काफी लंबे ये अवसाद के जमा होने से बने कटक होते हैं, और ऊंचाई भी इनके लगभग 60 से 100 मीटर के आसपास में ऊंचाई होती है। तो ये ड्रमलिन का काफी विस्तृत भाग हो कह सकते हैं अपन इसको। तो इसमें अपन यदि इसकी डिफाइन करेंगे तो कैसा क्या होगा, तो हिमानी निक्षेप से निर्मित स्थल रूप साथियों एस्कर महत्वपूर्ण होते हैं। ये लंबे लहरदार संकरे होते हैं, तो ये थोड़े से संकरे होते हैं, कटक लंबे होते हैं और लहरदार होते हैं ना, तो लहरदार लंबे और संकरे कटक होते हैं। इनका निर्माण रेत बजरी और कंकड़ पत्थर के जमाव से होता ही है, क्योंकि कंकड़ पत्थर के निक्षेप से ही बनते हैं, जमाव वाले स्थलाकृति अपन देख रहे हैं। और इनका निर्माण हिमनदी के समानांतर होता है, जिस ओर हिमनद बहता है उसके साथ साथ ही है, क्योंकि हिमनद अपने साथ बहते हुए किनारों पर जो इनका मलबे का निक्षेप करता हुआ आगे बढ़ता है, तो उनके साथ साथ ही इनका निर्माण होता है। इनकी ऊंचाई 60 से 100 मीटर हो सकती है, और इनकी जो लंबाई हो कई किलोमीटर हो सकती है, यानी 40 से 50 किलोमीटर तक लंबे भी ये मिल जाते हैं। कई किलोमीटर का मतलब है यहाँ पे 40 से 50 किलोमीटर लंबे भी ये एस्कर मिल जाते हैं। तो लंबी संरचनाएं होती है, ऊंचाई भी इनकी 40 से 60 से 100 मीटर के आसपास में हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद में इसका डायग्राम देखो, ड्रमलिन कैसे बनता है, ये अपने एनसीईआरटी की बुक के अंदर चित्र दे रखा है, उसका नाम था, ये स्पेंसर का 1962 का बनाया हुआ है ना। ये स्पेंसर ने 1962 के अंदर ये डायग्राम बनाया था, और उस स्पेंसर ने ये बताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से जो हिमानीकृत मैदान होते हैं उसमें अनेक प्रकार के निक्षेपित स्थलाकृतियां बनती है। तो ये एक प्रकार से कहें तो इसको अपन कह दें कि ये हिम क्षेत्र है, यहां से हिम का प्रवाह शुरू होता है। प्रवाह की दिशा मुख्य रूप से ये दिखाई दे रही है इसके अंदर, ठीक है ना, ये प्रवाह की दिशा है, और इस दिशा के अंदर बीच बीच में आपको नजर आ रहा है कि ये लंबी कटकनुमा आकृति है, जिसका नाम आपने क्या लिखा है, एस्कर। तो ये लहरदार यानी हिम प्रवाह के समानांतर ये मुख्य रूप से संरचना बनती है, तो इसको अपन एस्कर कहते हैं, है ना। बीच बीच में ये कटक आपको नजर आ रहे हैं, और उसके बाद में अपन आगे चलते हैं तो ये बीच में इस तरह की सी लंबी सी संरचना है, एस्कर है। फिर इससे थोड़ी संरचना ये अंडेनुमा टोकरीनुमा संरचना नजर आ रही है, तो ये टोक अंडे की टोक आधा कटा हुआ अंडा वैसी संरचना नजर आ रही है। तो ये तीन जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये क्या है, ड्रमलिन। ये क्या है, ड्रमलिन है आपके समक्ष जो नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ड्रमलिन। और ये एनसीईआरटी क्लास 11 के अंदर बुक है, उसका एक डायग्राम में मैंने यहाँ बनाया है। तो ड्रमलिन ये इस प्रकार से जो संरचना है वो ड्रमलिन होगी, क्योंकि ये हिमानी धोत मैदान है, ये हिमानी धोत हो गया, ये हिमानी धोत हो गया, ये बीच में जहां जहां एस्कर और केम नजर आता है तो ये पूरा मैदान जो है हिमानी धोत हो गया, आउटवाश हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एस्कर, ड्रमलिन, और बीच में ये केम बन गया। अब केम मुख्य रूप से क्या साथियों, केम है एक प्रकार से कहें तो बर्फ के टुकड़ों के निक्षेप बीच बीच में हिमानी धोत में मिलते हैं, है ना। तो ये निक्षेप जो है वो केम कहलाते हैं। और जब केम का जल पिघल जाता है और पिघलने के बाद में बर्फ के टुकड़े पिघल करके जल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब ये केटिल बन जाता है। तो केम और केटिल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केम केटिल लगभग समान ही है। यानी केम में जो बर्फ के टुकड़े होते हैं वो जमे हुए होते हैं, ठीक है, और जब केटिल होता है तो वो पिघल करके उसका जल हो जाता है, टुकड़े छोटे हो जाते हैं, तब वो केटिल बन जाता है। तो ये स्पेंसर के द्वारा बनाया गया डायग्राम है जो 1962 में उन्होंने बनाया था। उसके बाद में आता है केम। तो केम के बारे में भी मैंने बता ही दिया आपको। केम मुख्य रूप से क्या है, तो हिमानी धोत के अंदर पाए जाने वाले
हिमनद के अग्रभाग में हिम के पिघलने से मलबा के टीले हैं के रूप में जमा हो जाते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, केम बोलते हैं। तो ये मलबे के टीले बन जाते हैं। तो मलबे के टीले जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है, जैसे यहां से ये बर्फ इस प्रकार से आगे बढ़ रही है ना, तो बीच बीच में वो टीले हो गए, बीच बीच में क्या हो गए, ऐसे टीले हो गए जिसके अंदर मुख्य रूप से हिम और अन्य अवसाद जमा है। तो इस तरह की जो संरचना है उसको अपन मुख्य रूप से किस नाम से जानेंगे, ये जो संरचना आपको बीच बीच में नजर आ रही है इसको अपन क्या कहेंगे, केम कहेंगे। ठीक है ना, तो इसको अपन क्या कह देंगे, केम। और ये पूरा का पूरा एरिया जो आपके समक्ष है, ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, हिमानी धोत कह देंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, हिमानी धोत। नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, आउटवाश, इसको डायग्राम को यदि मैं इस, तो ये हिमानी धोत, बीच में ये केम आपको नजर आ ही रहा होगा। फिर आता है केटिल। तो केटिल क्या है, केम के समान या आकृति वाले भाग होते हैं। तो केटिल में केम में क्या फर्क होता है, मैंने भी कहा था कि केम के विपरीत केटिल गर्त होते हैं, है ना। तो वो अवसाद के पिघलने के बाद में वो गर्त बन जाता है जहां वो इकट्ठे होते हैं। तो ये हिम के बड़े बड़े टुकड़े पिघलने के बाद में केटिल का निर्माण होता है। केटिल के मध्य निम्न आकार के टीले जो होते हैं वो हमक कहलाते हैं। तो केटिल जो होता है, केम अवसाद का टीला जिसमें बर्फ के टुकड़े होते हैं, मुख्य रूप से जो ठोस आकार में होता है, तो टीला सा नजर आता है। केटिल जो है वो गर्त बन जाते हैं बर्फ पिघलने के बाद में, और वो गर्त गड्ढे हो जाते हैं, तब वो केटिल कह लिया जाता है। और उसके अंदर केटिल के बीच में निम्न आकार के टीले नजर आते हैं, क्योंकि ये सैकड़ों किलोमीटर लंबे चौड़े होते हैं, तो बीच में छोटे आकार के जो टीले मिलते हैं इसके केटिल के अंदर, जिसको अपन हमक कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, केम, केटिल और हमक। तो केटिल में हमक, समझ गए, तो केटिल के अंदर मुख्य रूप से हमक। तो इसमें अब देखो ये वाला भाग है, इसके अंदर यह हिमानी धोत अपन कह देंगे, और इससे जो हिम है उसका प्रवाह यहाँ इस ओर अपन शुरू कर देते हैं। यह हिम क्षेत्र है, यहाँ से हिम का प्रवाह शुरू हो रहा है। ठीक है, यह आउटवाश हो सकता है। आउटवाश में अपन देखते हैं, एक तो हिम यह क्षेत्र है, बीच में यह एक किनारा है जिसके दोनों ओर, तो ये पार्श्विक हिमोड और ये किनारा है। ठीक है, तो यहाँ जो इस किनारे पे यहाँ जो अवसाद है ये पार्श्विक हिमोड है, ये बीच में यहाँ जो अवसाद है ये तलस्थ हिमोड है, समझ गए। और बीच में यहाँ यदि कोई इस नुमा यदि संरचना बनी हुई है, इस नुमा इस तरह की संरचना बनी हुई है, तो जिसको अपन ने केम कहा था। ठीक है ना, और केम के बाद में ये भाग जो है इसके अंदर यदि जो बर्फ के ठोस या चट्टानी अवशेष है वो यदि पिघल करके और ये गड्ढे नुमा शेप बन जाए, इस-नुमा शेप बन जाए, गड्ढे नुमा शेप बन जाती है उल्टी, तो इसको अपन क्या कहेंगे, केटिल कह देंगे। ठीक है, और इस केटिल के बीच में ये जब टुकड़े मिल जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, तो ये टुकड़े क्या कहलाएंगे, हमक कहलाएंगे। ठीक है ना, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में देना, आराम से ये समझ में आपके आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है जो अवसाद के जमा होने से टीलीनुमा संरचना है, वो मुख्य रूप से क्या बनी है, अपने पास ये केम बनी है। और इस केम के अंदर मुख्य रूप से निम्न भाग है, अवसाद से यदि भर जाता है तो अवसाद के भरने के बाद में निम्न वाला जो क्षेत्र है ये केटिल कहलाता है, इसमें बर्फ पिघल जाती है। और उसके बाद में इसके बीच बीच में कुछ अवसाद है, छोटे टीले बने रहते हैं, किसमें, केटिल में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हमक बोलते हैं। सारी की सारी जो इस्तेलाह करते हैं वो कैसी है, निक्षेपित स्थल रूप। तो ये डायग्राम किसका हो गया अपने पास में, डायग्राम हो गया है केम, केटिल व हमक। ठीक है, ये डायग्राम मुख्य रूप से इस तरह की संरचना आपके समक्ष आएगी, तो आप समझ जाना। उसके बाद में अंतिम इसका जो डायग्राम बनता है उसको बोलते हैं आउटवाश, हिमानी धोत मैदान। तो हिमानी धोत, आउटवाश क्या होते हैं मुख्य रूप से, तो हिमानी के द्वारा, जैसे नदी के द्वारा पेनीप्लेन बनाया गया था, है ना, और जब प्रवाहित हवा जो थी, है ना, तो हवा के द्वारा भी मुख्य रूप से जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहां पे जल के बहाव से जो मैदान बने थे, तो उसको भी हमने विस्तार से पढ़ा है। तो उसमें इंसेलबर्ग मिला था,
ठीक वैसे ही हिमानी धोत मैदान जो है हिमानी के द्वारा दूर दूर तक मलबे के निक्षेपण से जिस तरह से नदी जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है, वैसे हिमानिया किसका, हिमानी धोत का निर्माण करती है। तो जहां हिमनद का अग्र भाग पिघलता है तो उसके बाद जल प्रवाह जो होता है वो नदी कहलाता है। ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ अंतस्थ हिमोड के साथ अवसाद का जमाव विस्तृत क्षेत्र में होता है, जिस कारण हिमानी धोत मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, तो हिमानी धोत मैदान का निर्माण होता है। डायग्राम से समझेंगे तब इसको अपने को ज्यादा समझ में आएगा। तो मान लेते हैं कि ये अपने पास में एक एरिया है, ठीक है, और इस एरिया के अंदर मुख्य रूप से अपन स्थलाकृति बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो है यहां से हिमानी जो है वो हिमानी का प्रवाह अपन इस ओर करते हैं। बीच बीच में यहां अपन देखते हैं ये वाला क्षेत्र है जो पार्श्व हिमोड वाला है, और यहां हिमोड है वो मुख्य रूप से आगे की ओर बह रहा है। इसकी दिशा ये मान लेते हैं। ठीक है, इस ओर ये हिम है, इसका प्रवाह हो रहा है, ये हिम के प्रवाह की दिशा है। अब ये जो किनारा आ गया, अब यहां के बाद में क्या है, यहां बर्फ है, जो हिम है वो धीरे धीरे मोटे टुकड़ों में न होकर के पिघलने लग जाती है। जब पिघलने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर तापमान बढ़ता है, तो हिम जो है वो पिघल करके और यहाँ से निश्चित धारा के रूप में आगे इसका प्रवाह हो जाता है। एक धारा के रूप में इसका प्रवाह हो जाता है। जब धारा के रूप में इसका प्रवाह प्रारंभ हो जाता है तब ये नदियां बन जाती है, आपको पता ही है। लेकिन इस भाग में क्योंकि हिमानी है, उसके साथ में बड़े बर्फ के टुकड़े आते हैं, ये गुरुत्व बल के सहारे आगे बढ़ती है। किसके सहारे? इसमें जो प्रमुख बल है कौन सा है? गुरुत्व बल। और कोई बहती हवा जल का प्रभाव बहुत कम है। गुरुत्व बल के सहारे ये जो हिमानी है वो आगे बढ़ती है। तो ये क्या करती है, अपने अंतिम भाग में, है ना, तो अंतस्थ हिमोड का निक्षेप यहां करती है। अंतस्थ हिमोड जो है इस भाग में ये निक्षेप करती है। तो ये क्या है? अंतस्थ हिमोड। ठीक है, तो यहां अंतस्थ हिमोड का निक्षेप करती है, और अंतस्थ हिमोड के बाद में पानी थोड़ा सा लिक्विड हो गया, बर्फ इसकी पिघल गई है, और इसके साथ में जो बारीक मिट्टी है उसका विस्तार चारों ओर हो गया है। और चारों ओर विस्तार से बने जो मैदानी भाग है, जैसे मान लिया ये यहाँ चारों ओर अंतस्थ हिमोड के बाद में पानी पानी इसका हो गया, और इसके साथ में जो हिमोड आया था उसके निक्षेप हो गए। ये वाला जो भाग बनता है ना, जहां से जल पिघलने भी लग जाता है, और अंतिम भाग में नदी अपने साथ लाए गए अवसाद है उसका जमाव कर देती है, और इस जमाव से बने जो स्थलरूप है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हिमानी धोत। इसको मैं ब्राउन कलर से, लाइट ग्रीन ब्राउन से इससे दिखा देता हूं। तो ये जो भाग है ये क्या बना है? हिमानी धोत। हिमानी के द्वारा निक्षेपित स्थलरूप, हिमानी धोत मैदान या आउटवास ये तैयार हो गया। ठीक है, ये हिमानी धोत मैदान है, उसका निर्माण हो गया। इसका पार्श्व है, इधर ये पार्श्व दिखा देते हैं। तो इस भाग में नदी आ रही है, तो इसी पार्श्व पे यहाँ में हिमानी धोत मैदान का निर्माण कर देती है। हालांकि ये जुड़ने की यही हो, मान लेते हैं यहाँ ढालमंद होकर के यहाँ से यदि ये शुरू हो जाए, तो इस भाग में भी यदि जो निक्षेप होता है, यहाँ पर भी यदि निक्षेप हो जाता है किसका? मलबे का, तो यहाँ निक्षेप होने से चारों ओर ये है, निक्षेप होने से फिर चारों ओर पानी फैल जाता है ना। तो इस भाग में भी यहाँ पर भी मैदान का निर्माण हो सकता है, तो यहाँ पर भी हिमानी धोत है वो बन सकता है। तो इस तरह की शेप बनती है, वो कहलाती है हिमानी धोत मैदान। आया समझ में कुछ? और ये जो पहाड़ी क्षेत्र है पूरा पूरा, जहाँ से बर्फ जो है प्रारंभ होती है, तो ये वाला भाग मुख्य रूप से स्नो लाइन कह सकते हैं इसको। यहाँ से जो आइस है वो धीरे धीरे निम्न भूमि क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अपन पहाड़ी क्षेत्र मान सकते हैं। यहाँ से बर्फ हो नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, तो इसको ब्राउन कलर दें। पहाड़ बनाएंगे तो ब्राउन देंगे। चलो जी, ठीक है। तो इस प्रकार की जो शेप बनती है उसको अपन बोलते हैं आउटवास या हिमानी धोत मैदान। तो ये किस से बनते हैं? हिमानियों के द्वारा लाए गए अवसाद के बिछाने से। जिस प्रकार से नदी जलोढ़ का निर्माण करती है, वैसे हिमानियां हिमानी धोत मैदान का निर्माण करती है। कैसी लगी क्लास?
मैंने सारे टॉपिक, सारे बिंदु जो बनते हैं, सारी सलाह करते हैं, बताने का प्रयास आप तक किया है। और मेरे हिसाब से क्लास बहुत बेटर और बहुत अच्छी है, आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में कम आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आप सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ साथ में बेल आइकन दबा लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू टू ज्वाइन सर्वा क्लासेज। और अपना खुद का एप्लीकेशन है तो यहाँ से आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन लेकर के और छोटे छोटे प्रयास के साथ अपने क्लासेस तैयार कर दी है। थोड़ा थोड़ा जो समय मिलता है उसे थोड़े में से थोड़ा समय निकाल करके हमने आपके लिए शानदार क्लासेस तैयार कर दी है। तो आप सभी साथी जो है एप्लीकेशन से विभिन्न प्रकार के जो कोर्सेज है, जो एक कहें तो छोटा सा पैसा जो एक एप्लीकेशन लेता है, उसी में मैंने क्लासें आप तक देने का प्रयास किया है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। तो साथियों, जिंदगी में सफल होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक सफल नहीं होते तो आपकी वैल्यू नहीं बढ़ती। वो विकास सर कहते हैं, मुझे वो लाइन बड़ी अच्छी लगती है कि दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो जब तक आप सक्सेस नहीं होते, प्रयास करते रहे, क्योंकि उस वो आपके लिए काफी दुर्लभ है ना, तो दुर्लभ के लिए प्रयास करें। तो आशा करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी और अच्छा प्रयास करें, जिंदगी में सफल हो जाएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, थैंक यू दोस्तों।